ये जो टिफिन बॉक्स बैलेंस कर रहे हो ना इस सीन में, और ये जो मैं गूगल मैप पे हमारी ट्रेन का ये नीला सा जो डॉट देख रहा हूँ ना पॉइंट, इन दोनों में कनेक्शन है। थोड़ा सा फिजिक्स में इंटरेस्ट जागा और मैंने कहा हाँ यार, मैंने ये कुछ चीज़ें जो है ना वो पढ़ी तो हुई है, पहले इतनी क्लियर नहीं थी। ये जो टिफिन बॉक्स को जो तुम अपनी उंगली पे सपोर्ट कर रहे हो ना, तुम्हारी उंगली के जस्ट ऊपर इस टिफिन बॉक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो टिफिन बॉक्स के लिए उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे है। हालांकि हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी एंड रेडियस ऑफ जायरेशन को। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए एक बार हम फिर हमारी उसी ट्रेन में चलते हैं जिसमें हम पिछली 2 वीडियोस में घूम रहे थे। जैसा कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में देखा था कि उस ट्रेन के अंदर हमारी रेफरेंस फ्रेम, रेस्ट, मोशन और रेफरेंस फ्रेम के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, उनको लेके काफ़ी सारी डिस्कशन हुई थी और पांडे ने मुझे इन सारे चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाया था। हमारी लास्ट बातचीत जो है वो जैसे ही पूरी हुई तो उसके बाद हमने ऐसी गपशप करना शुरू कर दिया, और उसके थोड़ी देर बाद ट्रेन में बैठे बैठे अचानक बस मेरे मन में ऐसे ही कुछ आया कि मैंने अपने सामने पड़ा हुआ जो टिफ़िन बॉक्स है वो उठाया और उस टिफ़िन बॉक्स को मैं ऐसे ही अपनी उंगली के ऊपर ना ऐसे बैलेंस करने लग गया, ऐसी टाइम पास के लिए। जब मैं ये सब कर रहा था तब पांडे के मन में अचानक से आया कि पता किया जाए कि सफ़र कितना बचा हुआ है। तो उसने अपना मोबाइल उठाया, उसमें गूगल मैप निकाला और गूगल मैप में वो ये देख रहा था कि ट्रेन कहाँ है और डेस्टिनेशन कितना दूर है। उसके बाद अचानक से पांडे मुझे बोलता है कि ये जो टिफ़िन बॉक्स बैलेंस कर रहे हो ना इस सीन में, और ये जो मैं गूगल मैप पे हमारी ट्रेन का ये नीला सा जो डॉट देख रहा हूँ, मतलब पॉइंट, इन दोनों में कनेक्शन है। बता सकते हो? अब मैं ना इस फिजिक्स की डिस्कशन से काफ़ी थक चुका था, तो मैंने उसको बोला कि यार देखो, मैं ना अब तुम्हारी डेफिनेशन सुन सुन के पक चुका हूँ और अब मैं इस मूड में नहीं हूँ कि इस पे क्वेश्चन आंसर कर पाऊँ। तुम मुझे सीधा सीधा बता दो कि बताना क्या चाह रहे हो। तब पांडे मुझे बोलता है कि सुनो फिर, ये जो टिफिन बॉक्स को जो तुम अपनी उंगली पे सपोर्ट कर रहे हो ना, तुम्हारी उंगली के जस्ट ऊपर इस टिफिन बॉक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तुम उस टिफिन बॉक्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे अपनी उंगली लगा के उसको सपोर्ट कर रहे हो, जिससे कि ये टिफिन बॉक्स जो है वो तुम्हारी उंगली के ऊपर टिका हुआ है। और ये जो नीला डॉट दिख रहा है ना गूगल मैप के ऊपर, ये हमारी ट्रेन का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, जो ज्यादातर केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही होता है। यानी कि ज्यादातर केसेस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे होते हैं। यानी कि टिफिन बॉक्स का जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, बहुत हाई चांस है कि इसका सेंटर ऑफ मास भी वही हो। ठीक है, अच्छा, पांडे की ये बातें सुन के मेरा एक बार फिर थोड़ा सा फिजिक्स में इंटरेस्ट जागा और मैंने कहा हाँ यार, मैंने ये कुछ चीज़ें जो है ना वो पढ़ी तो हुई है, पहले इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन जैसे तुम मुझे बता रहे हो तो थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। इतना कुछ सुन ही लिया, थोड़ी सी फिजिक्स और पढ़ लेते हैं। तो वो बोलता है चलो ठीक है, फिर पहले मैं तुम्हें कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा और उसके बाद उन डेफिनेशंस को यहाँ लिंक करके देखेंगे कि कहाँ कौन सी चीज़ जो है वो इस सीन में है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर। तो उसके बाद वो मुझे कुछ डेफिनेशन बताता है, जिसमें सबसे पहले वो मुझे बताता है कि हम
अपने चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो खुद ट्रेन थी या फिर जो फेलो पैसेंजर्स थे वो थे, या ट्रेन से बाहर जो बिल्डिंग्स और पेड़ पौधे थे वो सब जो भी हैं, हम उनको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स उनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप आगे केमिस्ट्री वगैरह में या तो आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि ज़्यादातर मैटर जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है उनकी कलेक्शन भर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, चाहे वो टिफिन बॉक्स ही ले लो, ठीक है, इनका एक होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर। और क्या होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर? सिंपली कहो तो शक्ल का सेंटर। जो उनकी शक्ल दिख रही है ना, उसके बिल्कुल बीच का पॉइंट। तो इसमें तो अब कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं कि मान लो कि जैसे वो टिफिन बॉक्स की बात करें तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ है? जो टिफिन बॉक्स दिख रहा है ना उसके बिल्कुल बीच में, वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ठीक है। फिर उसके बाद इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। अच्छा, ये क्या होता है? फिर अगर टिफिन बॉक्स की बात करें तो, या ऑब्जेक्ट तो आप कोई भी ले लो चाहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के नीचे स्पोर्ट लगा के हम उसको नीचे गिरने से रोक सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि अर्थ जिस पॉइंट पे आप कह लो फोर्स लगा के उसको इफेक्टिवली नीचे की तरफ खींच रही है, वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और हम उसके नीचे सपोर्ट लगा के उस अर्थ के फोर्स को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक सेंटर ऑफ मास भी होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां अगर हम उसको धक्का लगाएं तो वो बिना घूमे चलना शुरू कर देगा, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई क्लियर? अच्छा, इसके बाद वो बोलता है कि फिर है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्या? ये जिन भी ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था अभी, चाहे टिफिन बॉक्स ले लो चाहे कोई और ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो कि ये चल रहे हो और अगर चलते वक्त हम किसी भी तरीके से इनके सारे मास को एक ही पॉइंट पे सिकोड़ दें, और वो पॉइंट अगर इनका सेंटर ऑफ मास हो, यानी कि इनके सारे मास को हम इनके सेंटर ऑफ मास पे इकट्ठा कर दे, और इस दौरान अगर इनकी मोशन में कोई चेंज ना आए, मोशन मतलब स्पीड वगैरह ना बदले, तो ऐसे में हम इन ऑब्जेक्ट्स को, जैसे टिफिन बॉक्स था ना, उस पूरे टिफिन बॉक्स को ही मैं एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं, ठीक है। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मतलब कि हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनको तब जब वो खासकर चल रहे हो और चलते वक्त उनके सारे मास को सेंटर ऑफ मास पर मानने के बावजूद अगर उनकी मोशन में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को ही पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। इससे हमारी मोशन की स्टडी आसान हो जाती है वैसे, ठीक है। और आसान भी कैसे हो जाती है हमें पता है कि जैसे टिफिन बॉक्स की, चलो टिफिन बॉक्स तो छोटा है, मान लो हमारी ट्रेन की बात कर ले तो गूगल मैप पे देखें तो कि वो डॉट सरक रहा है। हमें पता है कि ट्रेन का हर पार्ट बिल्कुल उसी तरीके से सरक रहा है वैसे, तो एक एक पार्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है वैसे वहां, ठीक है। हम बस वो एक ही पॉइंट जो है उसी को मैप पे दिखा देते हैं। अच्छा, और
एक होती है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या, एक बार फिर से, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ आप देख रहे हो, आप एक बार के लिए कह लो कि इनमें से वो ऑब्जेक्ट जिनको चाहे आप कितना भी दबा दो उनकी शेप बिल्कुल भी ना बदले। हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है वैसे, हाँ ज्यादातर जो हार्ड सॉलिड्स होते हैं उनमें हमें पता है कि नॉर्मली अगर हम फोर्स लगाएं तो उनकी शेप नहीं बदलती, तो इनको हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। हालांकि परफेक्टली रिजिड बॉडी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद है रेडियस ऑफ जायरेशन। ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, चाहे वो रिजिड बॉडी कह लो चाहे कोई भी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, वो हमारा टिफिन बॉक्स ही ले लो चाहे, वैसे तो हमारा टिफिन बॉक्स है, हमारा टिफिन बॉक्स जो है ना वो घूम रहा है मान लो, ठीक है। अगर घूमते वक्त इस टिफिन बॉक्स का सारा भार मैं किसी पॉइंट पे इकट्ठा करूं, तो वो पॉइंट जहां इसका सारा भार इकट्ठा करने के बाद इसकी मोशन में कोई चेंज ना आए, सिंपली कहो तो इसकी स्पीड जैसे पहले थी वैसी ही बनी रहे। स्पीड मतलब एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो उस पॉइंट की जो इसकी घूमने की एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे जो दूरी है ना, उस दूरी को रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं, ठीक। ये सारी डेफिनेशन, मतलब पांडे मुझे बोलते हैं कि अगर ये सारी डेफिनेशन तुम्हें क्लियर होगी तो एक बार फिर हम दोबारा चलते हैं अब जहां से हम इस तरफ आए थे वहां, और देखते हैं कि ये चीजें वहां कैसे अप्लाई हो रही थी। तो सबसे पहले तो जैसे कि वहां बातचीत शुरू हुई थी टिफिन बॉक्स से, तो अब टिफिन बॉक्स एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो जैसा हमने बात की, वो बिल्कुल शक्ल का सेंटर होगा, तो टिफिन बॉक्स के बिल्कुल बीच में होगा वो। फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये वो पॉइंट है जहां से स्पोर्ट लगा के उसको रोका जा रहा है। तो हाँ, यही तो शुरू में हमारी बातचीत में पांडे ने मुझे बताया था ना कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को तुम सपोर्ट कर रहे हो, मतलब, ठीक है। तो वो बोलता है कि यही तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो आप तुम्हारी उंगली है ना, इसके ऊपर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। फिर सेंटर ऑफ मास, तो टिफिन बॉक्स का एक सेंटर ऑफ मास है, जो डेफिनेशन अभी बताई गई थी उस हिसाब से तो आपको यही बोला गया था कि ये वो पॉइंट होगा जहां अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट बिना रोटेशन चलना शुरू कर देगा। अगर दूसरे शब्दों में कहो आप, तो इसी टिफिन बॉक्स का ही केस ले लूं मैं अपनी उंगली को अगर ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो टिफिन बॉक्स साथ के साथ ऊपर उठ जाएगा ना, बिना घूमे। अगर वो बैलेंस था वहां तो बहुत हाई चांस होगा कि अगर इधर उधर की कोई और डिस्टर्बेंस ना हो तो मैं अपनी उंगली को धीरे धीरे ऊपर सरका के टिफिन बॉक्स को ऊपर उठा सकता हूं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट मेरी उंगली के जस्ट ऊपर है, ये टिफिन बॉक्स का सेंटर ऑफ मास भी यही है, ठीक है। तो टिफिन बॉक्स के लिए उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे है। हालांकि हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है, कब अलग अलग हो सकते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल सेंटर तो क्योंकि शक्ल का सेंटर है, तो जब भी आप किसी चीज की शक्ल देखोगे तो उसके बीच में ही आप उसको मार्क करोगे। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब अलग हो सकता है? नॉर्मली अगर आप कहो तो कि धरती सब चीजों पे फोर्स लगाती है और वो फोर्स धरती से ऊंचाई पे डिपेंड करता है। वैसे हालांकि हम ये मान लेते हैं कि वो हर जगह सेम ही है, पर होता नहीं, दूरी के साथ साथ थोड़ा बदलता है। तो हाँ, उसमें क्योंकि बदलाव बहुत कम होता है तो हम उसको फिक्स ही मानते हैं वैसे। पर अगर ये टिफिन बॉक्स जो है, इसकी जगह कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता जो आप कह लो कि बहुत ऊपर तक
कोई बहुत ऊंचा टावर होता अगर, तब आप कह सकते हो कि उस टावर का ज्योमेट्रिकल सेंटर तो बिल्कुल उसके सेंटर में ही होगा, पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ सरक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वो आप कह सकते हो पॉइंट होगा जहां अर्थ का जो फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स, वो लगेगा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास जो है ये वो पॉइंट है जहां हमें पता है कि हम फोर्स लगा के उसको बिना घुमाए सरका सकते हैं। तो वो तो फिर एक बार अगर देखें तो कि अगर टिफिन बॉक्स की बात करें, टिफिन बॉक्स एक से दूसरे सिरे तक बिल्कुल एक जैसे मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा। लेकिन अगर मान लो कि टिफिन बॉक्स के एक साइड भार ज्यादा है तो उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा उस तरफ सरक जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो जैसा मैंने बोला टिफिन बॉक्स के लिए ले अगर, तो हमें पता है कि टिफिन बॉक्स जो है ना, जैसे मैंने बोला कि मैं उंगली को अगर धीरे धीरे ऊपर सरकाऊं तो वो उसके साथ साथ ऊपर सरक जाएगा। और ऐसे में अगर पूरे टिफिन बॉक्स का भार उसके सेंटर ऑफ मास पे ही मान लूं अगर मैं, यानी कि उसको वहीं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से मान लूं, तो मैं जब इसको ऊपर सरका रहा हूंगा ना, तो मैं सिर्फ उसका सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से ऊपर जा रहा है ये अगर बता दूं तो ऑटोमेटिक ये समझाया जा सकता है कि टिफिन बॉक्स जो है उसका बॉटम, टिफिन बॉक्स का जो ढक्कन है, ये सब किस स्पीड से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और यही खासकर ट्रेन जो है, क्योंकि ट्रेन चल रही है ना, तो यानी कि आप गूगल मैप के ऊपर ट्रेन का सेंटर ऑफ मास जहाँ है आप ट्रेन को उसी पॉइंट से दिखा सकते हो। ठीक है, इसीलिए गूगल मैप पे ट्रेन जो है उसको एक पॉइंट से दिखाया जाता है जो मोस्ट प्रोबेबली उसका सेंटर ऑफ मास ही होता है। ठीक है, फिर बात आई खासकर जैसे रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट की हमने बात की, तो टिफिन बॉक्स को रिजिड बॉडी मान सकते हैं वैसे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जब हम टिफिन बॉक्स को उठाते रखते हैं तो उस पर फोर्स तो लगाते हैं लेकिन उसकी शेप नहीं बिगड़ती। परफेक्टली रिजिड बॉडी तो कहीं हो नहीं सकती वैसे, तो इसको एक बार के लिए मैं रिजिड बॉडी मान सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जैसा मैंने बोला कि अगर मैं इसी टिफिन बॉक्स को अगर मैं ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पर अगर इसका सारा भार मान लिया जाए, ठीक है, तो इसकी स्पीड वही बनी रहेगी जो पूरे टिफिन बॉक्स की अब है। उल्टा मतलब ये कि अगर मैं टिफिन बॉक्स का सारा भार इसके बहुत आसपास किसी पॉइंट पे इकट्ठा कर दूं अगर, तो क्या होगा, तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्यों होगी वो आगे पढ़ेंगे। वैसे हम अभी के लिए आप कह सकते हो कि यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जरूर एक ऐसा पॉइंट कहीं होगा जहां अगर उस भार को मैं मानूं तो स्पीड वही बनी रहेगी जो इस टिफिन बॉक्स की घूमते वक्त है। उस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको मैं बोलता हूं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक की हमारी जो डिस्कशन है उसको आप सही से फॉलो कर पाए होंगे। हाँ, तो अगर आप कर पाए हो तो हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। तो इस डिस्कशन में थ्रू आउट जितना भी हमने डिस्कस किया उसमें एक चीज़ तो
हमने देखिए कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। सिंपली कहो तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप अपने चारों तरफ देखते हो, आप इनको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हो। फिर आया ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्या, शक्ल का सेंटर। आमतौर पे जो भी चीजें आप देखते हो ना, उनके बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर। फिर आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप कह सकते हो वो पॉइंट जहां स्पोर्ट लगा के आप उसको नीचे गिरने से रोक सकते हो। फिर आया सेंटर ऑफ मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो पॉइंट जहां अगर आप फोर्स लगा के उसको चलाना चाहो तो वो बिना घूमे चलना शुरू कर दे। ठीक है। उसके बाद पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, तो क्या, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों तरफ है उनमें से वो ऑब्जेक्ट जो से चल रहे हैं या जिनको हम चलाना चाहते हैं, एक लाइन के लोग, ठीक है, तो उनके पूरे भार को अगर उनके सेंटर ऑफ मास पे मान ले, ठीक है, और ऐसा करने के दौरान उनकी मोशन में कोई चेंज ना आए, मान लो किसी को चलाने के लिए अगर फोर्स भी लगाना है तो अब भी उतना ही लगाना पड़े जितना कि पहले उसको हम जिस तरह से चलाना चाह रहे थे वैसे चलाने के लिए लगाना पड़ता, तो इसका मतलब मैं उस पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान सकता हूं, और वो पॉइंट कहाँ होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है। फिर रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी एक बार फिर कहूँ तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वैसे खासकर जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको रिजिड बॉडी मान सकता हूँ। मान सकता हूँ कहने का मतलब, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन तो ये है कि उस पर आप चाहे कितना भी फोर्स लगा तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, लेकिन एक आइडियल रिजिड बॉडी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ज़्यादातर केसेस में हम जो भी हमारे अराउंड हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिजिड बॉडी मान सकते हैं वैसे। ठीक है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब इनकी रोटेशन हो रही हो। ठीक है। क्योंकि रोटेशन के दौरान आप इनका मास जो है, अगर आप उसको इसके सेंटर ऑफ मास में मान लो, मतलब अगर आप इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, तो फिर आप रोटेशन स्टडी नहीं कर पाओगे। ठीक है। फिर थी रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है। तो क्या थी रेडियस ऑफ जायरेशन, आप कह लो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट की दूरी जहां अगर सारे ऑब्जेक्ट का मास हम मान ले तो उसकी मोशन जो है उसमें कोई चेंज ना आए। खासकर कहो तो उसकी जो अगर घूम रहा है तो जो घूमने की स्पीड है वो उतनी ही बनी रहे जितनी की उस पूरी बॉडी की घूमते वक्त होती। ठीक है। तो उस पॉइंट की दूरी को रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास एंजॉय करी होगी। ठीक है। इसके साथ ही हमारी आज की जो क्लास है वो यहीं कंक्लूड होती है। इससे आगे की डिस्कशन जो है, अगले जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, वो हम अगली क्लास में करेंगे।